नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे अब करीब करीब साफ हो चुके हैं और इस बार नतीजे में यह साफ हो गया है कि मोदी और नीतीश की आंधी में महागठबंधन उड़ गया है, साफ हो गया है और महागठबंधन हारने जा रहा है बिहार चुनाव। और एनडीए ने प्रचंड जीत की स्क्रिप्ट एक बार फिर से लिख दी है। यह तस्वीर बताती है कि बिहार ने इस बार तेजस्वी यादव और महागठबंधन को सिर्फ हराया नहीं है बल्कि सीधे सीधे नकार दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और ये प्रचंड जीत कई तरह के नई इबारत लिखती हुई नजर आती है और ये लगता है कि खासतौर से अगर हम महागठबंधन की बात करें और आरजेडी, तो एक बार फिर इतिहास दोहराती नजर आती है। 2005, 2010 और 2015 वाली तस्वीर एक बार फिर से उसी आंकड़े के नजदीक या उससे भी पीछे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ये जो आप बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं और स्थिति अब लगभग क्लियर होती नजर आती है। रुझानों के साथ में बदलते परिणाम और अभी तक अगर परिणामों की बात करें तो 209 सीटों के साथ में प्रचंड जीत स्थापित करती हुई एनडीए का यहां पर नजर आना, और ये कहा जाए कि एक बड़ी आंधी इस रूप में नजर आई है कि इतिहास रच दिया। और उस आंधी में महागठबंधन की कई सीटें पूरी तरह से काफूर हो गई। कई वीआईपी जो बड़े चेहरे थे वो अपनी साख तक बचा पाने में यहां पर नाकाबिल साबित हुए हैं। और लगभग 11 बजे सुबह तक की अगर बात की जाए तो स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई थी कि जनता ने मैंडेट किसे दिया है। अब एनडीए को जहां 209 पर सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं, तो वही बात अगर महागठबंधन की जाए तो पूरी तरीके से 29 सीटों पर सिमट करके महागठबंधन नजर आ रही है। 23 सीटें आरजेडी के खाते में गई है। तेजस्वी यादव को लेकर के कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति इस लिहाज से बनी हुई थी क्योंकि कई राउंड की जब काउंटिंग की गई तो तेजस्वी यादव बार बार पीछे हो जा रहे थे। हालांकि तेजस्वी यादव साख बचाने की कगार तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़त उन्होंने थोड़ी सी दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस तो पंजे तक नहीं पहुंच पाई है। कांग्रेस सीधे सीधे 5 की जो तस्वीर थी ऊपर नीचे होते जा रही है बार बार। बिल्कुल मीनाक्षी, और देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के जब भी जिक्र होगा ये नतीजे हमेशा हिस्ट्री में याद किए जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार जो हम तस्वीर देख रहे हैं, महागठबंधन को किस तरीके से रोक दिया है 29 सीटों पर 209 एनडीए। आप देखिए ये जो डिफरेंस है, ये जो मार्जिन है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है और ये बता रहा है कि किस तरीके से एनडीए ने कितना सीरियसली इस बिहार चुनाव को लिया है और महागठबंधन कौन कौन से पॉइंट्स पे पीछे हटते हुए नजर आई है, किधर वो कहीं ना कहीं फेल हुई है। और साथ ही आपको बता दें, सवाल ये भी उठेगा कि आखिर क्यों वीआईपी जो सीट है राघोपुर, वहां से जो इनके शीर्ष नेता है तेजस्वी यादव, वो भी थोड़े से पीछे खिसकते हुए नजर आए। और इस तरीके से हम कहें तो तमाम जो हाई प्रोफाइल सीट्स है वहां का कहीं ना कहीं लबोलुआब इसी तरीके से हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा ऋतु। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रही, आपने राघोपुर का जिक्र किया। तेजस्वी यादव प्रोमिनेंट लीडर जिनका नाम लिया जा रहा था इलेक्शन से पहले, वोटिंग के टाइम पे नाम लिया जा रहा था, काउंटिंग के टाइम पे नाम लिया जा रहा था, अगर वो इंसान, वो शख्सियत 10,000 वोट से एक टाइम पे पीछे थी, यानी कि उनको जो काउंटर फाइट मिली है वो बहुत ही स्ट्रांग थी। और आज हम इस शो में वही बात करेंगे कि क्या राघोपुर की सीट या फिर क्या इस बिहार इलेक्शन में जो प्रोमिनेंट यानी कि वीआईपी सीट्स उन पे जो चुनाव लड़े गए हैं उसमें किसका पलड़ा भारी रहा आखिर, क्योंकि कांग्रेस, महागठबंधन की कांग्रेस, आज उनके वोट्स, उनकी सीट्स हम देख सकते हैं 4-5 के आंकड़ों पर रह के सिमट गई है। अगर मिलेंगी तो हद से 7, 8, 10 हो जाएंगी, लेकिन ये कांग्रेस महागठबंधन के लिए बहुत बहुत बड़ी हार है वहां पे। बिल्कुल। क्या हुआ कि अचानक से पूरा समीकरण पलट गया? दरअसल हार की सबसे बड़ी वजह बनी आरजेडी की टिकट बंटवारे की नीति, ऐसा माना जा रहा है। आरजेडी ने इस बार 144 में से 52 टिकट यादव उम्मीदवार को दे दिए, करीब 36%। इसे पब्लिक में मैसेज गया कि अगर सत्ता आई तो यादव राज लौटेगा, यानी कि लालू राज लौटेगा। और यही बात अगले कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़े जातियों को दूर ले गई। बीजेपी ने इसी नैरेटिव को हवा दी और शहरी मध्यम वर्ग में यह बात गूंज गई कि जंगल राज 2.0 की वापसी हो सकती है। इधर तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगियों कांग्रेस और वाम दलों के साथ भी बराबर का भाव नहीं रखा। सीट शेयरिंग से लेकर प्रचार तक सब कुछ आरजेडी सेंट्रिक दिखा। तेजस्वी फ्रंट के नाम पर घोषणा पत्र, रैलियों में राहुल गांधी कम, तेजस्वी ज्यादा, गठबंधन साझेदार पीछे छूटते गए और वोट का ट्रांसफर फेल हो गया। वहीं एनडीए पूरे चुनाव में एकजुट नजर आया, संगठित रहा। तेजस्वी यादव के वायदों ने भी नुकसान किया। हर घर नौकरी, पेंशन, शराबबंदी की समीक्षा, ऐलान बहुत थे लेकिन ब्लूप्रिंट नहीं था। तेजस्वी खुद तारीख देते रहे लेकिन ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। बार बार कहते रहे 2 दिन में ब्लूप्रिंट आ जाएगा, लेकिन वो दिन नहीं आया।
वोटर ने इसे गंभीरता की कमी मानी। इसके साथ ही महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि भी मुद्दा बनी। मुस्लिम वोट भले ही मिला हो, लेकिन पूरे प्रदेश में इसका नुकसान हुआ है। कई सीटों पर तो यादव वोट भी खिसक गया। वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी के बयान और लालू यादव के संसद भाषण को बीजेपी ने खूब भुनाया और अंत में लालू यादव की विरासत की उलझन। तेजस्वी ने लालू का एजेंडा तो अपनाया, लेकिन पोस्टर्स में लालू को एक कोने में छोटा करके दिखाया। मतदाता को लगा कि नई पीढ़ी बनाम पुरानी विरासत का भ्रम है। ये दोहरी रणनीति महागठबंधन को तेजस्वी को उल्टी पड़ गई। नतीजा, बिहार ने एक बार फिर से एनडीए को प्रचंड बहुमत दे दी। तेजस्वी यादव को संदेश दिया कि राजनीति में सिर्फ जातीय गणित नहीं, रणनीति, संतुलन और विश्वसनीयता, ये तीनों भी बराबर बराबर होने चाहिए और इसमें भी संतुलन बहुत जरूरी है। जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है और बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है और बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत एनडीए को दी है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये जीत बिहार को एक विकसनशील राज्य में निश्चित रूप से बना के रहेगी, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है। तेजस्वी जी का सुपड़ा साफ पूरे बिहार से हो गया है और बिहार की जनता ने मैसेज दे दी है कि जंगल राज वालों की अब खैर नहीं, बिहार की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं। अब बिहार के लोगों को विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, अपना भविष्य चाहिए, बिहार की उन्नति चाहिए, समृद्धि चाहिए और बिहार का सम्मान चाहिए, जो एनडीए देती है, देती रहेगी। और जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने अपने उस 15 वर्षों के शासन काल में भी जो उनके माता पिता ने बिहार को जो झेलवाया था, इधर के दिनों में भी जब उनको कोई मौका मिला तो बिहार में तांडव उन्होंने शुरू करवाए रहे और उससे बाज नहीं आए। तो बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती है, विकास चाहती है। ढेर सारी बधाई बिहार की जनता को, जिन्होंने अपने लिए विकास का पथ चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरीके से प्रगति की राह पे चला था, वो आगे वो रास्ता और प्रशस्त होने वाला है। बिहार की जीत सच में विकास में विश्वास की जीत है और आप सबको ढेर सारी बधाई, दिल्ली को भी, बिहार को भी। बिहार का चुनावी नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया और बिहार गए, जनता को जगाया, जमीन पर लोगों ने भोजन प्राप्त किया, सड़क पाया, बिजली पाई, वंदे भारत बाकी ट्रेन पाई। तो जनता तो छठ में कितनी हजारों की जनता गाड़ी से ड्राइव करके अपने गांव गई। लोगों ने देखा है बदलाव क्या हुआ है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आजीविका दीदियों के लिए और बिहार में सुशासन के लिए, तो ये पूरा हुआ है तो जनता ने इसको देखा है। और लालू प्रसाद के जंगल राज को भी उनको याद है, खौफ, डर, तो उसको भी देखा है।
तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारा बिहार विकास के एक बड़े रास्ते पर चलने के लिए आज खड़ा हुआ है। और इसमें एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया है। बिहार चुनाव के नतीजों पर बोले पीएम मोदी, बिहार में सुशासन की जीत हुई है, बिहार में विकास की जीत हुई है, बिहार के लोगों का बहुत बहुत आभार। चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत, जनता ने विपक्ष के हर झूठ का जवाब दिया है। बता दें आपको प्रधानमंत्री का पहला रिएक्शन, और इसके बाद कहा जा रहा है कि शाम में प्रधानमंत्री खुद जो है वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं के नाम पे संबोधन देंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री का रिएक्शन, बिहार के लोगों का बहुत बहुत आभार। चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत, जनता ने विपक्ष के हर झूठ का करारा जवाब दिया है। और जिस तरह से इस चुनाव में एआई का इस्तेमाल करके, चाहे वो प्रधानमंत्री की दिवंगत माता जी का वीडियो बनाना हो, प्रधानमंत्री की माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हो, ऐसे तमाम चीजों को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। और अब रिजल्ट पूरे देश के सामने। देखिए, अब से कुछ देर के बाद में माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, और उसके पहले उन्होंने ये एक नंबर ऑफ सीरीज के अलग अलग पोस्ट किए और बिहार के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर बहुत बधाई दी है। इसमें कोई शक नहीं कि अपने आप में ये प्रचंड जीत एनडीए की तरफ से रही है। एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस बार इस चुनाव में बनकर उभरी है। और उसमें माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां रही, उनकी लोकप्रियता, सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, और इसके अलावा वहां पे जब अमित शाह पहुंचे तो ये भी तमाम बीजेपी के नेता इसको एक बड़ा फैक्टर मानते हैं। और दूसरी बात ये कि जेडीयू की तरफ से या एनडीए की तरफ से संयुक्त रूप से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उसमें महिलाओं को केंद्रित रखते हुए तमाम योजनाओं का जब जिक्र किया गया, विकास की बात की गई, रोजगार की बात की गई, जो अपने आप में आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरत है बिहार की, उन सारी चीजों का जिक्र किया गया जिसको लेकर बिहार की जनता बहुत उम्मीद बनाए रखती है। उन चीजों को कहीं ना कहीं टच किया गया। और देखिए, उसके बाद में परिणाम ऐसे हैं कि बीजेपी को मिलती है 98 सीट, जेडीयू को 85, एलजेपी आर को 21 सीट। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बढ़ते बढ़ते और बड़ी खबर नैना इस बीच आ रही है कि 14,636 वोटों का लीड ले लिया 28वें राउंड की काउंटिंग में। तेजस्वी यादव ने, कम से कम तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और बस 2 राउंड की गिनती बाकी है और मुझे नहीं लग रहा 2 राउंड में बहुत कुछ ऐसा मामला होने वाला है जिससे कि तेजस्वी यादव पिछड़ जाए। तो तेजस्वी यादव अपनी सीट कम से कम निकालते हुए नजर आ रहे हैं। की बहुत जरूरत है आरजेडी को। डॉक्टर वरुण पुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है वरुण जी आपका। हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अंबेडकर जी, बहुत स्वागत है आपका, पवन राव अंबेडकर जी। रंजन सिंह एलजेपी-आर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रंजन सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। रंजन सिंह जी तो चेहरे से ऐसा लाइट मार रहे हैं, लगता है 50 वॉट का ट्यूबलाइट लगा रखा है फेस में। क्या 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 मतलब आप लोगों ने फॉर्मूला अपनाया? उसके बाद में वरुण जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं एलजेपी-आर से एक रिएक्शन ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। रंजन जी। विवेक भाई नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार, आपके साथ भी सारे पैनल जो हैं मीडिया के उनको भी नमस्कार। देखिए छूछे नमस्कार करवाइएगा कि कुछ मुंह मीठा वगैरह भी होगा आप लोगों की तरफ से। मुंह मीठा तो आपके, देखिए एक सुशासन का राज अगर स्थापित कहीं होता है, आपको लगता है कि यहाँ की जीत से मिठास पूरे देश के जितने भी हमारे चाहने वाले लोग हैं उनके मुंह में नहीं गया होगा। विवेक भाई, आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप ही का चैनल है, जहां पर मैंने कल ही बोला था कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों बेटे हार रहे हैं। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब आखिरी राउंड में रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं उनका सीट क्लियर है। मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूँ, राघोपुर क्लियर है, उनका सीट क्लियर है, निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। वो अब 3-4 राउंड में ऐसा हुआ है विवेक भाई, सांस तो अटकी हुई थी उनकी, 20 राउंड तक तो सांस अटकी हुई थी, मैं तो जान ही रहा था इस चीज को। लेकिन चलिए, चुनाव है, जनता में जिस तरीके की व्यवस्था एनडीए सरकार ने 20 साल में दिया है, ये जीत सिर्फ इस 5 साल की नहीं बल्कि पिछले 20 साल की जीत है। जब जनता अपने घरों से निकलते हैं तो उनको पता होता है कि भाई वो किस रोड पे चल रहे हैं, उनके पास जो सुशासन का व्यवस्था है, प्रधानमंत्री मोदी जी के योजनाओं का लाभ है, वो घर घर तक पहुंच रहा है। लोगों को पता है कि
पहले 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज 40 हो गया। पहले 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज 42 हो गया। पहले 2 गंगा का पुल था, आज 10 हो गया। अरे इस वो तरह सब के तो तमाम रंजन भाई वो सब तो ठीक है। चिराग पासवान जी डिप्टी सीएम बन रहे हैं क्या? वो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, कहां आप वही लाइन लेंथ में लगे हुए हैं? कह रहे हैं अब आगे का बताइए ना। डिप्टी सीएम का झगड़ा हमारे यहाँ नहीं होता है। आप देखिए ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस भी देख रही थी, जो सब अपने सबसे पुरानी पार्टी जो अपने आप को। लेकिन रंजन जी, जब टिकट बंटवारे की बात हुई थी तो कई बार नाराजगी तो उस पर भी नजर आई थी। जेडीयू के कोटे वाली सीटों पर प्रत्याशी तो आप भी उतार चुके थे, बीजेपी की कोटे वाली सीट पर भी प्रत्याशी उतार चुके थे। अब तो हालांकि ये सारी चीजें बहुत बीती बातें हो गई, अब तो जीत की बात है तो सब परिणाम की तरफ जाते हैं। लेकिन आखिर इस प्रचंड जीत में भूमिका किस तरह की रहेगी एलजेपी की? नैना जी, आप इस बात को देखिए कि जो 29 सीट हम लोगों को मिला, उसमें 26 सीट ऐसी थी जिसमें एनडीए पहले हार चुकी थी। आज उस हारे हुए सीट में हमने जीतने का योगदान दिया, ना सिर्फ अपना स्ट्राइक रेट अच्छा किया, बल्कि अपने घटक दलों तो उसके बाद में प्राइस क्या मिलेगा? वही तो विवेक भी पूछ रहे हैं कि अब जब सरकार गठित होगी तो उसमें एलजेपी की भूमिका किस रूप में होगी? उप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? नहीं, उप मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, हमारे यहाँ पहले ये सब डिक्लेरेशन नहीं होता है। अब मुझे लगता है बातचीत हो गई है रंजन जी, बातचीत हो गई है लगता है। आशान्वित बहुत ज्यादा आप लग रहे हैं, प्रदर्शन अच्छा किया है, इनाम जरूर मिलेगा। बिहार में हो सकता है कि वापस से 2 डेप्यूटी सीएम बना दिए जाए। डॉक्टर वरुण पुरोहित, मेरा सवाल ये है कि जो ये प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को, अभी तक जो हम अपनी टैली दिखा रहे हैं वो 209 की है, इसे किस तरीके से देखा जाए? बिहार की जनता ने क्या सच में बिहार में सुशासन को ही स्वीकार कर लिया है? देखिए, सुशासन की तो बात मैं नहीं कह सकता। जितना क्राइम लालू जी के टाइम था, नीतीश के टाइम भी खूब हुआ है, लेकिन प्रोपेगेंडा प्रचार से इसको दबाया गया। लेकिन जो प्रश्न सोचने की बात है, आप लोग अपन जो चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी की रणनीति अच्छी थी, उसकी ये थी, सब बात ठीक है, क्योंकि सत्ता में दोनों जगह इन्होंने अपने हिसाब से काम किया। लेकिन विपक्ष जो है वो बार बार क्यों हार रहा है या मूर्खता कर रहा है, ये समझ से बाहर हो रहा है। जब आप हरियाणा में 10-11% वोट आपके बढ़ जाते हैं, फिर आपकी सीटें, जो अभी विवेक जी ने शुरुआत में एक बात की थी, उस पर ला रहा हूँ कि टिकट वितरण अगर आप ढंग से नहीं करोगे और संगठन को आप ग्राउंड लेवल पे नहीं पकड़ोगे तो आप किसी भी पार्टी से जीत नहीं सकते। बीजेपी के साथ क्या है, वो बात अलग है, कांग्रेस युक्त हो चुकी मुक्त के साथ साथ, लेकिन उनके पास एक संघ जैसा संगठन है, जो डिवोटेड संगठन है, जो घर घर जाता है। कांग्रेस पार्टी का संगठन लचर होकर चला जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में सारे, आज बीजेपी भी आदि कांग्रेस पार्टी, उसको संभालने का जो सेंट्रल सिस्टम है उसमें कमजोरी आ रखी है। इसलिए कांग्रेस का आपको ऐसा दिख रहा है, जब 60 टिकटों ने, जब भी जैसे इमेच्योर एक्सपेरिमेंट्स में एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो अल्लूवीरा को और इनको भेजा, जो ना तो कांग्रेस के ना पॉलिटिकल लोग हैं, उनको आप अगर वहां लड़ने, किसी कंपनी एनजीओ चलाने भेजो तो समझ में आता है। आप राजनीतिक संगठन को चलाने के लिए एक जैसे हायर करते हैं लोगों को। आजकल कंपनियों की फैशन भी हो गई कि कंपनियों को दे दो, उनको ठेका दे दो चुनाव का। तो ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए बड़े खतरनाक चीज है। उसका परिणाम जिस तरीके से आप ये हाईलाइट कर रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि ठीक बात नहीं है लोकतांत्रिक परंपरा के लिहाज से, और मल्टी पार्टी सिस्टम में कम से कम ठीक बात नहीं है। जी, आपका सवाल। जी ऋतु जी। बिल्कुल, वरुण पुरोहित जी जिस तरीके से कह रहे थे, मैं इसी को बढ़ाते हुए एमआईएम के जो प्रवक्ता है पवन राव अंबेडकर, उनसे सवाल करना चाहूंगी। सर देखिए, सीमांचल में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, ओवैसी ने जिस तरीके से वहां पर फुल फ्लैश्ड हमने देखा कैंपेनिंग की और तमाम मुद्दे उठाए, चाहे बात आदिल के दरी बिछाने को लेकर के हो या वहां पर किस तरीके से 18% के तहत वहां पर सीट्स मिले हो, यानी कि वहां पर टिकट दिया गया हो। लेकिन क्या अभी की जो परफॉर्मेंस है उससे खुश हैं आप? है ही ये कि हम उन सारी सीटों को जो है फिर से रिटेन कर पाए हैं जो हमारे पास पहले भी थी, और हमने अपनी बात को बहुत मजबूती से रखा। और बिहार की वो जनता जो पिछले 35 साल नहीं, पिछले करीब 75 साल से शोषित वंचित रही है इस तरह की शासन सत्ता से, जिनका ध्यान जरूरी था रखना, उनको नकारा गया। तो सीमांचल की ही बात नहीं है, हमें पूरे बिहार के जहां जहां पर हमने अपने प्रत्याशियों को उतारा, वहां हमें बहुत ही बेहतरीन जो है प्रदर्शन मिला, और कुछ जगहों पर तो उससे उम्मीद से भी ज्यादा मिला। हमारी 3 सीटें ऐसी रही हैं जो बिल्कुल जीत की कगार पर हैं, अभी भी वो चल रहा है। जैसे हमारी बलरामपुर की एक सीट है कटिहार से, तो वहां पर हम देखेंगे कि बहुत ही नेक टू नेक जो है चीजें चल रही हैं। हम फिर से ये कह रहे हैं, हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल है पूरे देश में किसी भी राज्य में
उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, उनका जो जिस तरह की व्यवस्था है, उसको तोड़ करके नई सत्ता को बनाकर जनता को जो है कुछ दे सके। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सीमांचल की जनता को हम वो दे पाए, जिन वादों को और जिन बातों को हमने कहा है वो सीमांचल की जनता तक वहां तक पहुंचे, ये उम्मीद पवन जी, है। एक बात मुझे बताइए, क्या आज आपको थोड़ी सी संतुष्टि ये मिल रही है कि आपने इस बार इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ा? क्योंकि चुनाव के पहले कई बार कोशिशें की गई थी महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए, या खुद लालू प्रसाद यादव के घर पर पहुंचना हो या फिर तेजस्वी यादव से कई बार संपर्क साधना हो। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नैना साहिबा, देखिए, हमने तो कहा पहले भी कि जिस तरह की फांसीवादी ताकतें इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैला रही हैं और उनको रोकने के लिए हम इंडिया अलायंस का एक हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि इस तरह की सरकारें फिर से जो है बिहार में ना आए। लेकिन हमने पहले भी कहा कि अब वो मम्मी मम्मी करेंगे और चॉकलेट मांगेंगे, और चॉकलेट मांगने की स्थिति आ गई है। अब वो घर बैठ करके जो है चाहे मम्मी कह रहे या पापा करें, लेकिन जनता समझ चुकी है और हमें हमारे लिए एक संतोषपूर्ण एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि आप लोगों ने ये स्थिति कर दी है कि अब उनके लिए सीट बचाना बहुत मतलब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाना बहुत मुश्किल है। 2010 की स्थिति में फंसते दिख रहे हैं, जहां पर आरजेडी को 22 सीटें मिली थी और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं मिल पाई थी। अम्बेडकर जी, एक रिएक्शन, फिर रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि 2010 से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में इस समय एनडीए की जो है सत्ता आने वाली है। अब सारा दारोमदार एनडीए पर है। क्या वो अपने उन वादों को वो पूरा कर पाएगी जिन वादों की झड़ी उन्होंने जो है अपने मैनिफेस्टो में लगा करके रखी है? जिस तरह से पिछले 11 साल से इस देश की जनता को अपने जुमलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसा करके रखी है, क्या बिहार की जनता आने वाले 5 सालों में उन जुमलों से मुक्त हो पाएगी? प्रश्न ये खड़ा होता है। प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे करके रखे हैं। इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या वाकई में 1 करोड़ नौकरियां देने की क्षमता बिहार की सरकार आने वाली है वो पैदा कर पाएगी, जनरेट कर पाएगी? लेकिन बिहार की जनता ने तो चुन लिया उन्हें, बिहार की जनता ने उन पर भरोसा कर लिया। अब सच यही है। अब रंजन सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे, आप आते हो सर, आपके पास आती हूं। हाँ, नहीं, इसका एक जवाब सुन लीजिए, 10 सेकंड का है। बिहार की जनता ने अभी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, ना ये एंटी इनकम्बेंसी है ना ये प्रो इनकम्बेंसी है, ये विपक्ष का नकारापन है। उनकी जो है जिस तरह से गंभीरता उन्होंने खो दी है, इसकी वजह से एनडीए इस बात की ओर वरुण पुरोहित जी इशारा कर चुके हैं। हाँ। मैं बहुत एक ईमानदार जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक वरुण जी को मानता हूं, बहुत स्पष्ट तरीके से बात रखते हैं बिना किसी लाग लपेट के, और इस ओर उन्होंने इशारा किया कि एंड टाइम तक तेजस्वी यादव दिल्ली में चक्कर काट रहे थे, दिल्ली में कांग्रेस के लीडर से मुलाकात कर रहे थे और कांग्रेस ने 61 सीटों पर फाइट किया। 61 सीटों पर फाइट करने के बाद कांग्रेस की यही स्थिति है। अगर मैं तो कहता हूं आरजेडी अगर 243 बार ही फाइट कर लेती तो आरजेडी की स्थिति यहां पर बेहतर होती है, बगैर किसी गठबंधन के, या फिर अब पता नहीं उनका जो भी समीकरण रहा। एक साथ कैंपेनिंग में भी तस्वीरें नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी ने जिस तरह से इस पूरे गठबंधन को बेवकूफ बनाया है ना, और उसी गठबंधन को बेवकूफ बनाने में ना आरजेडी समझ पाई ना वीआईपी। अब लेकिन यही बात है ना पवन जी, बात तो यही है कि एनालिसिस करेंगे तो ठीकरा कहीं और मरते हुए नजर आएंगे। अब रंजन सिंह जी कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात भी पूरी करिएगा, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह भी कि आपने बहुत सारी सीटें बताई कि जिस पर पहले भी एनडीए ने चुनाव लड़ा लेकिन वो वहां पर हार गई थी। अब यहाँ आपका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे हुआ? आपकी क्या तैयारियां थी जिसकी वजह से आप वहां पर जीते हैं? रंजन जी, ये विश्वास है युवा, जो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में हमारे नेता ने एमओआई समीकरण एक नया दिया था बिहार को, अब उस एमओआई समीकरण के साथ बिहार निकल चुका है। महिला और युवा का समीकरण दिया था। आपने देखा होगा कि महिला और युवा का तादाद जो है, वोटर जो है वो ज्यादातर एनडीए में अपनी आस्था को दिखाया और वोट किया, और परिणाम आपके सामने है। ये भाई साहब पवन जी जो हमारे भाई कह रहे थे, इनको पता ही नहीं है कि अगर 4-5 सीट ये जीत भी जाते हैं अगर सीमांचल में जाकर, तो इनकी सीटों की डकैती तो कर ही लेंगे आरजेडी। तो आरजेडी में मुश्किल है, इनका तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन महागठबंधन की असलियत आप देख लीजिए, 2005 के बाद कभी नहीं सुधरी है। 2015 के रिजल्ट वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण थी। 2020 में जो रिजल्ट थी वो हमारे नेता चूंकि एनडीए से हटकर चुनाव लड़े थे, इस वजह से थे। मतलब हमेशा कोई ना कोई कांटा मिला, इसलिए उनका
रिजल्ट पिछले 20 साल में, लेकिन 20 साल पहले नकार दिया महागठबंधन को। एक बड़ी खबर मैं बता देता हूं, रंजन जी आपके पास वापस आऊंगा, यश कुछ पूछना चाह रहे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, आरजेडी ने 1 करोड़ वोट का जो लैंडमार्क है वो क्रॉस कर लिया है। 1,18,491 वोट आरजेडी ने अभी करंट काउंटिंग के हिसाब से हासिल कर लिए। ये ईसीआई का जो है वो डेटा कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 22.80% आरजेडी को वोट मिला है। 1 करोड़ का आंकड़ा भी आरजेडी ने पार किया है। 90,16,143 पर बीजेपी है और जेडीयू जो है वो 83,41,070 पर है। चूंकि आरजेडी ने ज्यादा सीटें कॉन्टेस्ट की, इसलिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है वोट परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि वरुण जी इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये माजरा क्या है। हालांकि 101 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी ने कॉन्टेस्ट किया था, तो उनके वोट शेयर उस हिसाब से हैं, लेकिन 1 करोड़ वोट, मुझे लगता है अगर इसको अच्छे से चैनलाइज किया गया होता, प्लान किया गया होता, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति होती। वरुण जी परिवर्तित कर सकते थे उसे। देखिए, परिवर्तित मैंने कहा ना, वेल प्लान्ड नहीं रहे, इमेच्योर एक्सपेरिमेंट्स किए, राजनीतिक सूझबूझ और गहराई की कमी दिखी जनता को इनके महागठबंधन में। अन्यथा अगर टिकट वितरण है, सीट का सिलेक्शन है, पहले कर लिया होता। जैसे लास्ट में मैं अल्लूवीरा का नाम किसी का निजी तौर पे नहीं लेता हूं, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल आदमी लेना पड़ेगा इस चुनाव। अशोक गहलोत जी को भेजा तो स्थिति को सुधारा, वापस उन्होंने महागठबंधन लालू जी से मिले करे तो एक माहौल को सुधारा। अगर यही अशोक गहलोत जी को 2-3 महीने पहले संभला दिया जाता है या किसी सीनियर और को संभला दिया जाता है, तो आज सूझबूझ से ढंग से काम किया जा सकता है। आपने जो वोटों का बात बताई बिल्कुल सही बताई। एक एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन ऐसे होता जाता है, उसके वोट जाता है, उसके कमाई, लेकिन 143 सीटों पर लड़ रहा है कोई आदमी, तो हर सीट पे उसको वोट मिल रहे हैं, तो उसके कैलकुलेशन तो वरुण जी, क्या आपको ये लग रहा है, खासतौर से स्ट्रैटेजी की बात होती है और कहा जाता है कि बदलते वक्त के साथ कई बार स्ट्रैटेजी बदलना होती है, जनता के रुख, मूड, हर चीज को समझना होता है, और कहीं ना कहीं महागठबंधन उसी पारंपरिक एक धर्रे पर चलने की कोशिश कर रहा था और वही उसी जातिवाद को ध्यान में रखते हुए एक तरह से वोटों का वितरण किया गया। क्या वो महिलाओं की ये वाली जो खासतौर से एक नब्ज थी उसे पकड़ने में वो चूक गए, युवाओं की नब्ज को पकड़ने में चूक गए, वो अपने आपस में ही एक अलग दूसरी दुनिया में रहने को एक तरह से घुले मिले बिजी व्यस्त नजर आ रहे थे, शायद वो ग्राउंड पे वो मेहनत करने से चूक गए। आपने बहुत बढ़िया 3 पॉइंट कहे। सबसे पहला आपने कहा पारंपरिक ढर्रा, अगर उस पे रहती तो कांग्रेस कतई इस हालत में नहीं पहुंचती। पारंपरिक ढर्रा था नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी की आइडियोलॉजी पर, उनके व्यूज के ऊपर, उसमें रहती तो उन्होंने तो सबने संगठन को मजबूत किया, संगठन पे ध्यान दिया। आपको ध्यान होगा राजीव गांधी ने भी सेवा दल के अध्यक्ष बन गए थे, एक कंपलसरी कर दिया था कि नेशनल ट्रेनिंग सेवा दल की करोगे तो टिकट मिलेगा। उसके बाद नरसिंह राव जी का दौर मैंने उसको भी देखा। नरसिंह राव जी ने 20-25 साल से संगठन के चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव कराए, सीडब्ल्यूसी मेंबर के भी चुनाव होने लगे तो कांग्रेस में एक जान आई। अब आज इन्होंने क्या किया है कि उसको ठेके पे दे रखा है, यूथ कांग्रेस एनएसए के भी इलेक्शन कराओ, संगठन सृजन भी कोई कंपनियां रिटायर्ड आईएएस करा रहे, तो जो मूल कांग्रेसी है उसकी तो आप कोई से नहीं रख रहे हो। तो पर वरुण जी कॉन्फिडेंट तो बड़े नजर आ रहे थे, उन्होंने तो शपथ ग्रहण की जो तारीख है वो भी बता दी थी। तेजस्वी लगातार ये कह रहे थे कि अब दोबारा से जो सरकार आने वाली है, बदलाव की सरकार आने वाली है। मैंने कहा राजनीतिक अभाव, सूझबूझ, गहराई की, इसलिए कहा कि युवा हैं, उनको ये समझ में नहीं आया कि सोशल मीडिया, जो नैना जी अभी पूछ रही थी, जो सोशल मीडिया या ये ट्विटर इससे थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं। सड़क पे गांव-गांव, जैसे विवेक जी ने भी कहा, जब तक आप जाओगे नहीं, जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, जब तक कैसे होगा ये बात? लेकिन वो कैसे होगी? वो संगठन के माध्यम से जिक्र किया कि सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते, लेकिन जब राहुल गांधी मैदान पे उतरे थे वोटर अधिकार यात्रा के साथ, उस टाइम एक माहौल बना था। वो देश में भी यात्रा करने निकले थे पिछले साल, लेकिन उस टाइम माहौल बना था कि लोग उनके साथ हैं। लेकिन क्या वो जो एआई की वीडियो जनरेट हुई थी पीएम मोदी वाली, क्या उसके चक्कर में सोशल मीडिया का कहीं इसमें जिक्र नहीं आया? क्या उसके चक्कर में कहीं महागठबंधन पीछे तो नहीं रह गया? नहीं, ऐसा नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस की हालत बिल्कुल मृतप्राय हो गई थी। वो मैंने कहा ना, जो नैना जी, विवेक जी सब कह रहे हो, राहुल गांधी उतरे जमीन पे, भारत जोड़ो यात्रा की, गांव-गांव गए, लोगों से मिले, उसका इम्पैक्ट पड़ा। 2024 के इलेक्शन उसका प्रभाव मिला, उसका लोगों ने, प्रकृति ने उनको इनाम दिया इस बात का। लेकिन अभी जो एसआईआर का मुद्दे लेके जो उन्होंने वोट चोर यात्रा निकाली, उसकी वजह बिहार में यात्रा, उसका भी असर पड़ता अगर वो बीच में नहीं चले जाते, अगर रेगुलर वहां बैठे रहते, सिटिंग करते, पटना में। सर से मैं एक सवाल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो रेज कर रहे हैं वरुण जी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा 20-30 सेकंड और इसको एक्सप्लेन कर दें। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाला एलिगेशन जो राहुल गांधी पे लगता है कि वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स करते हैं, फिर वेकेशन पे जाते हैं, फिर करते हैं, फिर वेकेशन पे जाते हैं। अगर वो रेगुलर पेनिट्रेट करते कांग्रेस के लिए बिहार में
तो यहाँ पर रिजल्ट कुछ और होता है। इसको एक बार पूरा कीजिएगा और सर वरुण जी। थोड़ा सा ऐड ऑन भी कर देती हूँ कि धक्का क्या बिहार की जनता को इसलिए भी लगा क्योंकि उन्होंने अपनी रैली में बिहार के बहुचर्चित नेताओं को सीधे सीधे अपनी वैन से उतार दिया था, तो धक्का तो वहां पर भी लगा होगा ना वोटर्स को। नहीं, सबसे पहले आप ही का जवाब देता हूँ। जो बहुचर्चित दो नेताओं की बात कर रहे हैं उनकी वजह से कांग्रेस का डिबेकल हुआ है, वो कांग्रेस ही नहीं है। कांग्रेस में आकर के कब्जा किए हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दिल्ली में भी पहुंचाया था, वहां भी पहुंचा रहे हैं, तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो विवेक जी, नैना जी ने पहले प्रश्न उठाया, आपने भी जो प्रश्न उठाया, ये आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य महान आचार्य हमारे यहाँ हुए हैं, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी राजनीति के ऊपर, उसको आप फॉलो नहीं करोगे। 24/7 नहीं, मिनट टू मिनट चेंज करनी पड़ती है आपको अपनी। दूसरा क्या कर रहा है उसको आप असेस करोगे, साथ के साथ अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे, जब आप लड़ सकते हो राजनीति के अंदर। आप वैकेशन नहीं पे, अगर बाहर नहीं जाते हो तो भी अगर 24/7 आप नहीं काम करते हो तो आप राजनीति में पीछे लग जाते हो। आपने देखा होगा, जैसे मैंने अशोक गहलोत जी का नाम लिया, ऐसे बहुत से नेता पूरे देश में जो रेगुलर जनता के टच में रहते हैं, मिनिस्टर होने के बाद भी अपने गार्डन में बैठे रहते हैं मुंडा लगा के। उनकी राजनीति आपने देखा होगा लंबे समय तक चलती है। और जो फॉर्च्यूनर और ये ट्विटर मीडिया, वरुण जी, आपकी इस बात से तो एक बात और मुझे जरा बताइएगा, फिर हम बाकी से जल्दी रंजन जी और पवन जी का भी रुख करें। लेकिन अब ये जो आंकड़ा आरजेडी का 23 के साथ में सीटों के साथ में नजर आता है, अब तो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के लिए अब अस्तित्व बचाना, अस्तित्व बनाए रखना नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाना मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। वो तो अपने आप में उनके अब अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह बनता हुआ नजर आता है। तो 2-4 सीटें कम रह जाएंगी तो प्रतिपक्ष नेता भी नहीं बन पाएंगे। अस्तित्व नहीं, मुझे तो महागठबंधन का अस्तित्व संकट में नजर आता है। और आप ये देखिएगा, आने वाले समय में अगर ये स्थिति रही तो कांग्रेस को छोड़ करके जो लेफ्ट, ये जो थर्ड फ्रंट की पार्टीज हैं, ये अलग से, जैसे पहले के जमाने में देवीलाल जी, अजीत सिंह जी सबने मिलकर बनाया था, वैसे मुझे लगता है कहीं अलग से, क्योंकि ममता दीदी और केजरीवाल और ये सभी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, और अखिलेश भी सीसॉय खेलते रहते हैं कांग्रेस के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर, यानी कि रणनीति और भूमिका, जी जो आप बात कह रहे हैं, यानी कि रणनीति और भूमिका ये दोनों ही कम नजर आए बिहार के इस पूरे चुनाव में, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो वो कह रहे हैं, अखिलेश जी कहीं साइड ना हो जाएं 2027 के इलेक्शन में यूपी में, क्योंकि जो स्थिति यहां पर दिखी है। अनंत अमित बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरुण जी पूरा करना चाह रहे हैं। अनंत अमित जी, आपका भी स्वागत है, आपके पास आएंगे। वरुण जी एक बार पूरा कर लें। वरुण जी अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ 4 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, तो 4 राज्यों के आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केरल के अलावा कहीं ज्यादा मुझे लगता नहीं स्कोप है। आसाम में भी मेहनत करें तो आ सकते हैं, लेकिन सूझबूझ काम में लेनी पड़ेगी। लेकिन जो मैं थर्ड फ्रंट की बात कर रहा हूँ, ममता दीदी, हो सकता है चुनाव से पहले नीतीश जी, उनके भी संबंध अच्छे ही रहे, तो थर्ड फ्रंट अपना अलग फ्रंट बना ले और कांग्रेस को अलग अलग कर दे, क्योंकि थर्ड फ्रंट को अब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व का संकट पैदा हो सकता है। वरुण जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत अमित के पास चलते हैं। अनंत अमित जी, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आगे 5 साल के लिए आप बिहार में आप सरकार बनाने जा रहे हैं जेडीयू के साथ। पहला सवाल मेरा आपसे ये है अनंत अमित जी कि सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर अभी भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो एक बार क्या मौजूदा फॉर्मेशन में ही रहेंगे? 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम, नीतीश जी सीएम, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, या इसके आगे कुछ तस्वीर बनेगी? क्योंकि तो चिराग पासवान की पार्टी क्योंकि अब तो मैंडेट तो बिल्कुल क्लियर है। जी देखिए विवेक जी, आज तो सर्वप्रथम देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जयंती बाल दिवस के रूप में मना रहा है, तो बिहार की प्रचंड बहुमत में बिहार की 14 करोड़ जनता को हम धन्यवाद देते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और साथ ही साथ आपके प्रश्नों पर आते हैं। बिहार की जनता ने जिस तरीके से मैंडेट दिया है, ये बाल बुद्धि और 2 लोगों के दूरगामी सोच को जिस तरीके से दर्शाया है, उसी का परिणाम है कि बिहार की जनता ने 20 साल के भय से भरोसे के यात्रा को आज एक मुकाम पे पहुंचते हुए देखने को मिला है। और जो प्रचंड बहुमत हमें मिला है, ये भय से भरोसे का रास्ता का ये दर्शाता है। और आपके प्रश्नों पे आते, देखिए हमारे यहाँ कोई भी, पहले भी हमने कहा कि मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, ये पार्टी ने पहले ही तय कर लिया है, इसलिए इस पे कोई संकोच नहीं है। और जहां तक हमारे दल की बात है, हमारे दल की बैठक होगी, विधायकों की बैठक होगी, उसमें यह तय लिया जाएगा। हमारे यहाँ प्रक्रिया के तहत सब कुछ चलता है। लेकिन आज बिहार की 14 करोड़ जनता ने यह बता दिया है प्रो इनकम्बेंसी क्या होता है। विवेक जी, हम लोग परसों भी आपके साथ बैठे थे, आपने कहा था कि हम लोग चर्चा करेंगे। हमने उस दिन भी कहा था
कि ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य होगा बिहार, जो बिहार की जनता ये तय करेगी कि प्रो इनकम्बेंसी का ये जो फैक्टर है ये पहला बिहार में देखने को मिला है। और बिहार की जनता ने ये तय किया है कि 20 साल से जो हमारी सरकार, जो मैंडेट मिला है, बिल्कुल जो मैंडेट मिला है अनंत अमित जी, और यश मुझे लगता है कि इसके बारे में तो पार्टियों ने भी खुद भी नहीं सोचा होगा ना। आरजेडी ऐसा सोच करके बैठी हुई थी ना, कांग्रेस ऐसा सोच करके बैठी हुई थी। इकबाल अहमद जी, लालटेन क्यों बुझ गई, क्या हुआ बिहार में? देखिए, हम लोग ने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना ऐसा परिणाम आएगा, लेकिन जो है परिणाम जो है वो तो सर्वोपरि है, उसको तो हम नहीं, आपको इकबाल अहमद जी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगभग 23% वोट मिले हैं। 1,01,15,953 वोट अभी तक आप पा चुके हैं, और वोट के मामले में आप सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। ऐसा नहीं है जनता ने आपको पसंद नहीं किया, जनता ने आपको पसंद किया, आपको वोट भी किया है, लेकिन उस वोट को आप चैनलाइज नहीं कर पाए, प्लान नहीं कर पाए, एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई। इकबाल अहमद जी। जी, अभी मैं आपके बारे में सुन रहा था, मैं जब उधर चल रहा था तो मैं लाइन पर था, तो मैं सुन रहा था, तो गौर से सुन रहा था कि हमारी जो पार्टी है उसको 1,11,00,000 वोट पड़ा है, ये सबसे ज्यादा पड़ा है। अब इस पर हमको देखना होगा कि कहाँ पर चूक हुई और कैसे हुई, लेकिन ये तो कहना होगा कि जैसे जो मास्टर स्ट्रोक था, इकबाल जी, एक होता है एक्शन और एक होता है डिलीवरी। कहा जाता है जो आपका मैनिफेस्टो सामने आया था महागठबंधन का, उसमें तमाम अपनी चीजें, दूरगामी सोच अपनी रखी थी कि जब 5 साल हमारी सरकार यदि आती है तो हम क्या कुछ करेंगे, लेकिन कहाँ डिलीवरी में प्रॉब्लम हुई, जो अभी नंबर्स हम नहीं देख पा रहे। मैं बता रहा हूँ कहाँ पर हुआ है कि जैसे मास्टर स्ट्रोक जो था 10,000 रुपया देना, और जो हम लोग 200 यूनिट की बात हम लोग किया था तो 125 यूनिट फौरन दे देना। वृद्धा पेंशन हम लोग बोला था 1500 देने के लिए, 1100 फौरन। तो ये एक पब्लिकली चीज हो, वो सही बात है, जो पब्लिकली मैंडेट में पब्लिक में गया और एक मैसेज चला गया, तो जो दिखता है वही बिकता है। तो सामने जो पैसा था लोग को लगा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जो दिखता है वो बिकता है, क्योंकि अभी आपने बोला कि अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या करना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है देखने के लिए अब आपके पास 4 साल है कम से कम, लेकिन 4 साल में काफी समय है। तो क्या 4 साल बाद आप किस चीज की गारंटी लेंगे कि ऐसे आप करवा पाएंगे? देखिए, अब तो सबसे बड़ी बात है कि जो एक चीज चला रहा है महागठबंधन का, हम लोग भी पार्टी में रह के एक चीज हमेशा कहते थे कि आप वर्करों को पर ध्यान दीजिए और संगठन पर ध्यान दीजिए, और संगठन जितना मजबूत होगा तो आज गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं एक तो जो हमारे टिकट का वितरण में काफी देर हो गया, फिर उसके बाद सीएम फेस को लेकर के काफी देर हो गया, ये से भी कहीं ना कहीं एक तो माइनस पॉइंट था जो पब्लिक में जो मैसेज था। और 60 को जो आप 61 को जो कांग्रेस को दे दिए इकबाल भाई, और ये हर बार खेल बिगाड़ता है। हाँ। हर बार 2020 में भी यही हुआ था। 61 को जो दे दिया, और दिल्ली में तेजस्वी भाई गेट के गेट चक्कर काटते रहे, दरवाजा ठकठकाते रहे, और जब तक लौट कर आए तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। तो इकबाल भाई 61 को दे के 5 को मिल रहा है रिटर्न में, ये सब क्या किए हैं आप लोग? तो वही चीज तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि हम लोग भी पार्टी में हैं, तो पार्टी में पुराने लोग हैं, हम लोग हमेशा पार्टी को यही चीज से बोलते थे, अवगत कराते थे कि अपने संगठन पर हम लोग ज्यादा दिया। गठबंधन कुछ मान ही नहीं रखता। अब ये देखिए कि ये जो भाजपा और जेडीयू की जो गठबंधन है, तो केंद्र में भी इनकी सरकार है, बिहार में भी इनका एक कोलैबोरेट है, कोलैबोरेट होकर चल रहे हैं, और हमारी तो है नहीं। तो हमको जो भी करना है तो जनता के बीच की बात कोलैबोरेशन के लिए तो पवन राम अंबेडकर जी भी कितना कई बार उनकी तरफ से भी कोशिश की गई। मास्टर स्ट्रोक था, मान लीजिए तेजस्वी नीतीश कुमार जी का, उसमें कहीं ना कहीं वो ये चीज को कहीं ना कहीं, अरे मास्टर स्ट्रोक तो बीजेपी और नीतीश कुमार पहले ही मार चुके, लेकिन मास्टर स्ट्रोक इस बार आपके हाथ में भी तो था। कोशिश बार बार की तो जा रही थी, मैं बोल रही हूँ बार बार AIMIM की तरफ से भी कई बार कोशिश की गई संपर्क साधने की। आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो वोट है वो भी कहीं ना कहीं कट गया, आपका बड़ा खेल हो गया? देखिए, एक चीज है कि जिसको 10,000 रुपया मिल गया, चाहे जो भी समाज का लोग है, वो उसने कहीं ना कहीं है ना अपना दायित्व को निभा दिया। जिसको वृद्धा पेंशन बढ़ गया वो अपना दायित्व को निभा दिया, जिसको इलेक्ट्रिक 125 यूनिट मिला वो अपने दायित्व को निभा दिया, वही चीज सामने आ गया है। अब वो हम लोग बहुत सा जैसे आपको लग रहा है लालू जी को दोबारा मैदान में आना होगा? LJPR और लालू जी की पार्टी दोनों एक लाइन पर आ गई है, डबल डिजिट में, 19 पर 26 में। आरजेडी कार्यकर्ता तो माथा पीट लेगा एकदम। ये क्या करती है पार्टी का बेड़ा गर्क करवा दिया आप लोग। 2010 में विवेक जी, इसमें मैं ऐड ऑन भी करना चाहूंगी कि आपने कहा
यहाँ पर अगर दोनों का देखें कंपेयर करें तो सीट्स कहीं ना कहीं अगर मार्जिन की बात कर रहे हैं हम, ऐसे में एनडीए घटक जो दल है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, अगर हम इसमें से जेडीयू को हटा करके महागठबंधन में फिट भी कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए आगे निकल जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो तो मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पवन जी। विवेक साहब, ये बात बिल्कुल सही है। अभी पुरोहित साहब ने इस बात पे चर्चा की है, लेकिन मेरा भी ये कहना है कि बिहार के जो परिणाम है, आने वाले जो राज्यसभा राज्यों के अन्य राज्यों के चुनाव हैं, उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, खासतौर से पश्चिम बंगाल पर। इस चुनाव को लेकर के पश्चिम जो है बंगाल बहुत को ही लेकर के सरगर्मियां बीजेपी ने अभी से तैयारियां कर ली हैं और वो कह रहे हैं नेक्स्ट वेस्ट बंगाल। तो तैयारियां जब इतने पहले से होती हैं, जब इतने पहले से रणनीति बन जाती है, भूमिका तय हो जाती है, तो चुनाव तो जीत ही जाएंगे। नहीं, उनकी भी बातें खिली हुई है, वो 5 यहाँ जीत के जा रहे हैं, अकलियत के बड़े नेता माने जाते हैं। पवन जी, आप अपनी पूरी बात कीजिएगा, लेकिन सीमांचल की सीटों पर आपने एक बार फिर से यहाँ पर अपना झंडा गाड़ा है, और सीमांचल की जो सीटें हैं वो पश्चिम बंगाल की सीटों पर भी बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। आपको लग रहा है, आपने आने वाले चुनावों की बात की, तो वहां पर भी ऐसे ही गर्दा उड़ाएंगे क्या? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह से इन लोग विपक्षी जो गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उसने विश्वास खो दिया है। बिहार की जनता में जो एक विश्वास इन्होंने पैदा करना चाहिए था, वो विश्वास बना नहीं पाए हैं। वही हाल पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। और ये बात सही है कि आने वाले समय में विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस को अपने साथ रखना है या कांग्रेस को अलग करना है। कि कांग्रेस ने ही पूरे देश के सभी राज्यों में हर एक दल का जो है ना बेड़ा गर्क किया, बिल्कुल पूरी तरह से बिखरा दिया है। और ये भी तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी के हाथों में रहे या इस परिवार के हाथों में रहे, जो पूरी तरह से कांग्रेस को जो है ना गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल है, अब 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। अखिलेश यादव जी को भी सोचना चाहिए कि इंडी अलायंस में कांग्रेस के साथ हमें रहना है या नहीं रहना है। ये विषय बड़े ही गंभीर है। पवन राव जी, इसके साथ साथ अगर कहें तो अगर सिचुएशंस को हम एनालाइज करें, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है वहां पर भी जाते हैं, अखिलेश यादव के साथ वहां पर नजर आते हैं, लेकिन उनकी भी लुटिया डुबा देते हैं। अब यहाँ पर बिहार गए हैं, तेजस्वी की लुटिया डूब गई है, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। निश्चित रूप से देखिए, आप इनका हाल देख लीजिए, चाहे राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह के चुनाव, तो राहुल गांधी पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये शोमैन बन गए हैं। ये कुछ समय के लिए नहीं, कुछ एक लंबे अरसे के लिए इन्हें इस देश से बाहर रहना चाहिए, ताकि वो पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाए। अगर रिफ्रेश नहीं हो पाते हैं तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। कहीं अपना जो है, जहां पर इन्होंने अपना घर बना के रखा है वहीं पर रहे, क्योंकि इस देश की राजनीति और इस देश का मर्म, दर्द, लोगों की जो भावनाएं हैं, उसको न राहुल गांधी समझ पा रहे हैं, न इकबाल अहमद जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? राहुल जी की भूमिका को लेकर बहुत सवाल है, और अब तो कई बार दबी आवाज में ये बात भी, मांग भी उठती रही है कि प्रियंका को लाओ और कांग्रेस बचाओ जैसे स्लोगन्स भी सुनाई देते रहे हैं हाल के कुछ सालों में। इकबाल अहमद जी, देखिए वो कांग्रेस पार्टी से मेरा अलायंस है, लेकिन उसके अंदर में जाने की हम कोशिश नहीं करेंगे। हम खुद इस पर समीक्षा करेंगे कि आगे किस तरह से पार्टी को लेकर चला जाए। और ये गठबंधन में कहीं ना कहीं हम पीछे हुए हैं, और ऐसा हम लोग को उम्मीद नहीं था कितना ऐसा रिजल्ट हमारा आएगा, लेकिन जो परिणाम आया है उसको देख कर तो जाहिर सी बात है मायूसी है। भाई इसको पीछे होना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं आप लोग रगड़ दिए गए हैं चुनावी मैदान में, गर्दा उड़ा दिया गया शब्द है आपका एक एक शब्द है ना सर आंखों पर है, क्योंकि वो आप जो भी बोलिएगा मैं सुनने को तैयार हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा, इकबाल अहमद जी एक और बात जरा बताइए, रणनीतियां या टिकट बंटवारा तो बहुत पीछे की बात हो जाती है। वोट मिला है, आप में अभी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप सिंगल आप वोट शेयरिंग के मामले में आप सबसे बड़ी पार्टी है आज की तारीख में, बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी पार्टी। आप 140 पर लड़ रहे थे, सबसे ज्यादा वोट शेयर आपने हासिल किया, बेशक वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पर इकबाल अहमद जी से पूछना चाह रही हूँ। इकबाल अहमद जी, चाहे बात वोटों के, सीटों के बंटवारे को लेकर हो, रणनीतियों की तमाम बातें हो, लेकिन इनसे अतर आपको ऐसा लगता है कि जो परिवारवाद वाला या फिर परिवार का जो विवाद था, तेज प्रताप तेजस्वी वाला, और लगातार तेज प्रताप का बार बार आक्रामक होना और उनको पार्टी से साइडलाइन कर देना, परिवार से साइडलाइन कर देना, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह रहा है डेंट पहुंचाने के लिए,
चाहे बात तेजस्वी की छवि हो, बिल्कुल, इसको तेज इसमें हमको प्रताप की बोलने छवि में हो। कोई स्टूडियो में कोई संकोच नहीं है। तेज प्रताप की वजह से हम लोगों को कम से कम 30 सीट का नुकसान हुआ है। अगर ये चीज को जो है बोलने में हमें कुछ नहीं, ये नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम लोग को उस वक्त हम लोग को बहुत ही लगा था कि इसको मैनेज करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से वो मैनेज नहीं कर करके और ये क्या हाशिए पर रखा है कि देखिए कहीं ना कहीं एक फैक्टर था कि तेज प्रताप जहां जहां गए इकबाल अहमद जी, आपने तेज प्रताप का जिक्र किया कि कम से कम आप कह रहे 30 सीटों का आपको उसमें नुकसान हुआ। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जो हाल ही के आखिरी चुनाव के दौरान के दिनों में वहां पे चरण के दिनों पे जब पहुंचे थे बिहार, क्या उनकी रैली से भी आपके क्षेत्र में या फिर आरजेडी की जो भी 25 सीट दिख रही है हमें, क्या उसकी वजह से भी आपकी सीटें कम हुई हैं? हाँ, देखिए ये तो इस पर भी तो हमको तो बैठ के इसका आकलन करना होगा, क्योंकि जहां जहां से देखना होगा कि आप आकलन करिएगा इकबाल जी, सवाल इसी में ऐड ऑन कर लीजिए क्योंकि इसी से जुड़ा सवाल है। सवाल ये कि क्या पोस्ट रिजल्ट क्योंकि अब नतीजे सामने आ गए हैं, गर्दा उड़ा दिया है एनडी ने, और ऐसे में अब क्या आप मान रहे हैं कि अगर अकेले कंटेस्ट किया होता रेदर देन कांग्रेस और जो अन्य दल है उनके साथ जाने के, तो क्या उससे बेहतर प्रदर्शन कर पाते आप? हाँ, इसलिए कि अभी मेरे पास वर्करों का बहुत फोन आ रहा है बिहार से। आपके स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ तो कम से कम 20 तो फोन आ चुका, तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं ऑन है, और सारे लोग यही बोल रहे थे कि अगर हम अकेले चुनाव जीतते तो इसका रिजल्ट कुछ और नजर आता, और इतना लोगों में इतना हाशिया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो बस सुनना पड़ रहा है, सुनना कि कभी तो आक्रोश है। परिवार का जो बंटवारा हुआ उससे राजनीतिक तौर पर बंटवारा हो गया, और विवेक सवालिया निशान ये लग गया कि लालू यादव अगर मैदान में नहीं है तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। इकबाल अहमद जी के जितने जवाब आए और हम लोगों के जितने क्वेश्चंस उनको अनंत अमित जी से एक सवाल लेती हूँ। बिल्कुल, मैं उसके बाद चले जाएगा, दो लाइन में कहना चाह रहा हूँ। मिर्जा गालिब की एक शायरी है जो मुझे याद आती है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले हैं। इकबाल साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम ही निकले। ये वाली बढ़िया लाइन है, फिर से सुनाइएगा जरा। हम अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ जमता, हमारी कश्तियां वहां डूबी जहाँ पानी ही कम था। कश्ती वहां लेकर के क्यों गए आप? नहीं, कश्ती वहां लेकर के ही नहीं जाना चाहिए था। आप अनंत अमित जी मुझे लगता है यूपी वाले फॉर्मूले से जरूर समझ लेना चाहिए था इकबाल जी। यूपी वाला जो पूरा एक घटनाक्रम हुआ उसके बाद में समझ जाना चाहिए था। वहां पर महागठबंधन की तस्वीर, क्या वहां पे भी ऐसी दो जोड़ी थी? दूसरी बात, परिवार वाली जो नाराजगी थी वहां पर भी नजर आई थी, शायद उसी से सीख लेना चाहिए था अभी भी। लेकिन हताश मत होइए, आगे मुझे लग रहा है कि आगे एक बड़ा, इसलिए मैंने कहा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ, देखिए लोगों ने तो साथ दिया, भले वो सीट में कन्वर्ट नहीं हुए, और अभी भी बिहार में नीतीश है, यानी कि पलट अभी भी सकते हैं। जी, आपका सवाल। नहीं, 2020 में जब चुनाव हुए थे विवेक, तो उस वक्त भी इन्हीं बातों को लेकर के पूरा समीकरण बैठाया गया था कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें ना देते तो हो सकता था आरजेडी का समीकरण वहां पर बिगड़ता ही नहीं। अगर 2020 के विधानसभा चुनावों से नहीं जीता तो फिर ये सच में नॉन सीरियसनेस की जो छवि है वो बिहार में जनता के बीच में जाएगी ही जाएगी। अनंत अमित जी, ये जो नॉन सीरियसनेस वाली छवि रही है, जो बिहेवियर रहा है, जो ये बिहेवियर रहा है, नहीं सर मैं आपके पास आती हूँ, जरा अनंत अमित जी से ये सवाल लेती हूँ कि ये जो छवि और ये बिहेवियर रहा है विपक्ष का, उसका पूरा फायदा आप लोगों को मिला है? निश्चित तौर पे मीनाक्षी जी, इस बार का जो चुनाव था 2025 का चुनाव था, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी था, माननीय नीतीश कुमार जी वर्सेस लालू यादव था, धरती पुत्र और मुख्यमंत्री के पुत्र के बीच की लड़ाई थी। 2024 में जब हम लोकसभा में चुनाव में जाते हैं, 240 सीट लेकर आते हैं, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक नैरेटिव सेट किया जाता है। उसके बाद साल भर के अंदर मीनाक्षी जी हम हरियाणा जीत कर आते हैं, महाराष्ट्र जीत कर आते हैं, दिल्ली जीत कर आते हैं, आज हम बिहार भी जीत कर आए हैं। और जिस तरीके से बिहार में गर्दा किए हैं, पश्चिम बंगाल में धुआं होगा 2025 का चुनाव। और हम आज ही आपको कह रहे हैं कि 2025 का वेस्ट बंगाल का चुनाव, वहां दीदी बैठी है, उनका नाम है ममता बनर्जी, 26 में। वो कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है वो। नहीं तो ये उनको हल्के में लेने गलती मत कर दीजिएगा आप लोग। विवेक जी पूरा हिंदुस्तान और पूरा देश कह रहा था, पूरा बिहार कह रहा था, जैसे आप कह रहे, आप भी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी का चैप्टर तो 2015 में ही क्लोज हो गया था, जब वो 22 सीट पर सिमट गए थे। हमारा माथा पर आप ठिकरा फोड़ रहे हैं। हमने कब कह दिया भैया तेजस्वी? हमने तो एग्जिट पोल दिखाया बकायदा 170 का।
170 प्लस का, और हमने जो बीजेपी को नंबर दिया वो नंबर एग्जैक्टली वही है। मैं आपके साथ था उस दिन डिबेट में। हाँ। आपने जो एआई का जो दिखाया था एग्जिट पोल, मैं उसकी तारीफ करता। हमने कार्यालय से लेकर तमाम जगह पे हमने कहा कि एक बिल्कुल डिफरेंट था, हमें अच्छा लगा, सभी लोग उसकी सराहना की। लेकिन मैं उन मुद्दों पे फिर कह रहा हूं, हमने बीजेपी को जो नंबर्स दिए थे वो एग्जैक्ट वही नंबर्स हैं, वही फिगर्स हैं। तो जेडीयू को हम थोड़ा कम एंटिसिपेट करके रह गए, वरना हमारे नंबर्स एग्जैक्ट मैच करते हैं, हम 200 के करीब होते हैं। तो विवेक जी, मैं कह रहा था कि 2015 में 22 सीट पे आरजेडी सिमट गई थी। 2020 में 2015 के बाद वो तो नीतीश कुमार जी के कंधे पे चढ़कर पुनः तेजस्वी यादव जी 80 सीट जीत कर आते हैं। और पिछले 2020 के चुनाव में चूंकि माननीय चिराग पासवान जी अलग लड़ते हैं, उसका बेनिफिट आरजेडी को मिल जाता है और आरजेडी फिर इतनी सीट जीत कर आती है। लेकिन आज जिस तरीके से 2025 का चुनाव में जो परिणाम आया है वो एग्जैक्ट परिणाम है। ये परिणाम पहले से ही तय हो चुका था 2015 के चुनाव। लेकिन आप इस सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं कि अभी भी वोट शेयरिंग के मामले में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, ये तो एनालिसिस का बात है, जब चुनाव के परिणाम आने के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट यही बता रहा है। बिल्कुल नहीं, ठीक है, हम उस पे एनालिसिस करेंगे, पार्टी हमारी ये काम करती जी। अनंत जी, एक और बात, आपने चूंकि यहाँ पर एलजेपी की बात की, तो एलजेपी का प्रदर्शन वाकई में हर लिहाज से बहुत शानदार रहा, इसमें कोई शक नहीं। इसमें यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी या नीतीश कुमार की जोड़ी के साथ साथ चिराग पासवान का भी जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत सुपर डुपर हाई रहा है। अब अगर वो 21 सीटों के साथ में एनडीए में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट में भी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। नैना जी, आपने सही सवाल पूछा है। आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि इनका 100% स्ट्राइक रेट था, 6 सीट पे लड़ते हैं, 6 सीट जीत कर आते हैं। और हमारे सबसे पुराने एलआई है, 30 वर्षों का एलआई है हमारा जेडीयू और एलजेपी का, जो आज भी है हमारे साथ। बीच में 2 साल के निश्चित तौर पर अलग हुए, और हमारी सबसे पुरानी एलआई है। इनके फादर भी जब थे तब भी हमारे साथ थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही हमारे साथ थे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मोदी जी को ये अपना गार्जियन मानते हैं और उनके नेतृत्व में जो बिहार में आज बिहार का 243 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे थे, 5 पांडव मिलकर लड़ रहे थे, और 5 पांडवों के ही तहत हम चुनाव लड़ रहे थे। हम बार बार लोगों को भी कह रहे थे हम 5 पांडव हैं, और इसी तरीके से बिहार की जनता ने हमें मैंडेट दिया है, और हम 5 पांडव 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। एक एक सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण था, पूरे एलआई के लिए महत्वपूर्ण था। सारे दलों ने एक साथ मिलकर लड़ा, जिसका हमें परिणाम देखने को मिल रहा है। अनंत अमित जी, जब पहले भी हमारी चर्चा हो रही थी तो 5 पांडव का जिक्र बार बार हो रहा था, तो मैंने यही पूछा कि युधिष्ठिर कौन है? नीतीश कुमार ही युधिष्ठिर है ना इन 5 पांडवों में, या कोई और है जो कुर्सी पर बैठेगा? नहीं, देखिए, ये तो तय है नैना जी, ये पार्टी ने तय कर रखा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार चलनी है बिहार में। क्योंकि सुशासन बाबू ने जिस तरीके से जो बिहार में कहते हैं ना, वो गाढ़ा में मिल रहे बिहार 2005 में, यानी कि गड्ढे में मिला था, उस 2005 से लेकर 2025 तक में भय का बिहार था, आज बिहार जो समतल पर है, आज बिहार टेक ऑफ की स्थिति में है, और बिहार उड़ान भरने के लिए तैयार है 2025 के बाद। हमारा तेजस्वी यादव के इतने मेहनत के बाद जो बात उन्होंने कही इकबाल अहमद जी की, भाई मुझे तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी वहां जहां पानी कम था। 2 लाइन में और पढ़ देना चाहता हूं कि बेवजह खरीद लिए गम हमने, खुशियों के चढ़ गए दाम बहुत, नसीब में इक्का होने के बावजूद गुम हो गए हुक्म के गुलाम बहुत। तो बस करो विवेक, पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी ही, तो वोट शेयरिंग के मामले में सबसे बड़ी रही। वैसे ही तो जख्म इतने हो गए तुम, और हमें भावुक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेहनत की है उन्होंने, तो उसका रिजल्ट दिखा है, वोट शेयरिंग बड़ी है। बहरहाल आप सभी को बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले वक्त के लिए और आने वाले समय के लिए, और बीजेपी को, एनडीए को बहुत बहुत बधाई, एमआईएम को बहुत बहुत बधाई, और आरजेडी को वोट शेयरिंग के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। और बहुत शुक्रिया आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।